Hello, students of class 9. Today we are starting the new chapter of history, that is Nazism and the rise of Hitler. तो हिटलर को आप लोग जानते होगे, सिर्फ इतना जानते होगे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत रूड था। ओके, तो आज हम हिस्ट्री में हिटलर की राइज के बारे में, उसको पावर कैसे मिली उसके बारे में पढ़ेंगे। और हिटलर की जो कम्युनिटी थी उसको हम नाजी पार्टी बोलते थे, और वहीं से नाजिज्म क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक इज़ व्हाट, जर्मन में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तब वहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो में वीमार रिपब्लिक नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन चला रही थी। ओके, तो Germany fought the First World War 1914 to 1918 along with the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia। तो जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में, और किसके अगेंस्ट थे वो दोनों मिलके? अलाइज के साथ में थे। अलाइज मतलब मित्र देश, जो फ्रेंड्स होते हैं। तो इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, ये तीन अलाइड पावर्स थी, और ये दोनों सेंट्रल पावर्स के साथ में लड़ रही थी, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। तो Germany initially made gains by occupying France and Belgium. However, the Allies won, defeating Germany and the Central Powers in 1918। जर्मनी ने स्टार्टिंग में फ्रांस और बेल्जियम पर अपना कब्जा कर लिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, लेकिन फिर भी अलाइज जो थी वो सेंट्रल पावर्स को, जर्मनी को हराने में कामयाब हो गई थी, और वो वॉर जीत गए थे 1918 में। एक नेशनल असेंबली वीमार एक प्लेस है जर्मन में, तो वीमार में नेशनल असेंबली मीट हुई। उस मीटिंग में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश किया विद फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि उनकी पावर डिवाइडेड थी वर्टिकली। The republic, however, was not received by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat and the end of First World War। तो रिपब्लिक यानी कि जो देश था, पूरी पब्लिक थी। तो पब्लिक ये जो वीमार रिपब्लिक बनी थी इससे खुश नहीं थी, और लोग इनसे लार्जली इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी जर्मनी की हार के बाद लोगों को उन्हें फोर्स किया कि वो वीमार रिपब्लिक को एक्सेप्ट करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। मैनी जर्मन्स हैड अ न्यू वीमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली डिफीटिंग इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्साइल्स। तो जर्मनी के वॉर हारने के बाद में वर्सेल्स में एक ट्रीटी हुई थी, और वर्सेल ट्रीटी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दोषी जर्मनी को ही माना था और वीमार रिपब्लिक को ही माना था। तो लोगों में डिसकंटेंटमेंट वीमार रिपब्लिक के लिए इसलिए था क्योंकि नई वीमार रिपब्लिक की वजह से ही जर्मनी वॉर हारा था, और दूसरा वर्सेल्स में जो उनकी इतनी अपमान हुआ था उसकी वजह से लोगों में डिसकंटेंटमेंट था। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब वॉर के होने के बाद में क्या क्या हुआ? द वॉर हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर, यूरोप बिकम अ डेटर। तो वॉर के बाद में इम्पैक्ट पूरे कॉन्टिनेंट पे पड़ा था, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। तो यूरोप पहले क्रेडिटर हुआ करता था, सबको पैसे देता था लोन पे, लेकिन अब वो डेटर बन गया था। डेटर मतलब कि अब वो कर्जे में डूब चुका था। The supporters of Weimar Republic were criticized and become easy targets of attack in conservative nationalist circles। तो वीमार रिपब्लिक की वजह से ही जर्मनी वॉर को हारा था, इसीलिए वीमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स को कंजर्वेटिव्स अटैक कर रहे थे और उनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। Soldiers became to be placed above civilians, aggressive war propaganda and national honor become important। और अब सिविलियंस के ऊपर रिस्पेक्ट दी जाने लगी सोल्जर्स को, और वॉर प्रोपेगेंडा एग्रेसिव होने लगा, और नेशनल ऑनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब क्या कि पॉलिटिकली अब उस देश में कैसे रेडिकलिज्म चल रहा था, रेडिकल जो पीपल होते हैं उनकी थिंकिंग चल रही थी, और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आई थी। तो द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक कंसाइडेड विद द अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिसिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। रशिया में जो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन चल रहा था जिसमें वर्कर्स मिलके अपनी अपनी सोवियट्स बना रहे थे, तो वीमार रिपब्लिक में भी जर्मनी में बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन के पैटर्न
डिसीजन पे एक स्पार्सिस्ट लीग बनी थी। द स्पार्सिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और इन्हीं स्पार्सिस्ट ने मिलकर अपनी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। Political radicalization was highlighted by the economic crisis of 1923. As Germany refused to pay the war reparations, France occupied its leading industrial area, Ruhr. Germany retaliated with printing paper currency recklessly. The value of mark collapsed, the prices of goods soared. There was hyperinflation. तो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन मतलब रेडिकल्स की पॉलिटिक्स चल रही थी इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे, और जर्मनी को जो फ़ाइन भरना पड़ा था, कंपेंसेशन भरना पड़ा था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो उनका अपमान हुआ था, उनको वॉर का दोषी मान लिया गया था, तो उनको कंपेंसेशन भरना पड़ा था। उस कंपेंसेशन के चलते जब जर्मनी का बहुत सारा गोल्ड जो था वो उसमें रीपेमेंट में चला गया था, और फाइनली उन्होंने रिपेरेशन से मना कर दिया था। जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम रीपे नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं है। तो फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रांस ने उसके चलते रूहुर जो कि जर्मनी का सबसे लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ से जर्मनी की बहुत सारी इनकम आती थी, वो ऑक्यूपाई कर लिया था। जर्मनी ने रेकलेसली मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से पेपर करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मार्क जो कि जर्मनी की करेंसी है वो कोलैप्स हो गई, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई, गुड्स की मतलब आम चीज़ों की प्राइसेस बहुत ऊंचाई पे जाने लगी, और हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई। तो उन लोगों को खाने के लिए भी गाड़ियाँ भर भर के पैसे ले जाने पड़ते थे, इतना ज़्यादा मार्क जो था वो यूएसए डॉलर से नीचे गिर गया था। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन इन 1924 टू 1928 सो सम स्टेबिलिटी। 1924 से 1928 में कुछ स्टेबिलिटी दिखी, लेकिन फिर भी ये स्टेबिलिटी वॉज बिल्ट ऑन सैंड मतलब रेत के ढेर पे ये स्टेबिलिटी खड़ी थी, मतलब कभी भी ढह सकती थी। जर्मनी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, जर्मनी कम्प्लीटली डिपेंडेंट था शॉर्ट टर्म लोन्स पे जो कि यूएसए से आ रहे थे। द सपोर्ट वॉज विदड्रॉन विद द क्रैश ऑफ 1920 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यूएसए का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, तो वो शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्रैश होने के बाद में ये सपोर्ट भी जर्मनी से चला गया, और जर्मन की इकोनॉमी बैडली हिट हो गई। तो मिडिल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो प्रोलेटेरियनाइजेशन की फेयर के साथ में वो फेल हो गए थे, मतलब कि उनको डर था कि वो मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, वो गरीब होते होते इतने गरीब ना हो जाएं कि उन्हें भी एंड में मजदूरी करनी पड़े। उसको हम बोलते हैं प्रोलेटेरानाइजेशन। द वीमार रिपब्लिक हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। वीमार रिपब्लिक में दो डिफेक्ट्स थे। वीमार रिपब्लिक की जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसमें दो इफेक्ट्स थे। दो इफेक्ट्स क्या क्या थे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि लोगों का उनसे सपोर्ट छिन गया था और वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे अपनी पार्टी को। और दूसरी डिफेक्ट थी आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। तो आर्टिकल 48 का वीमार रिपब्लिक बहुत गलत फ़ायदा उठा रही थी। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, लोगों से अपने सिविल राइट्स छीन सकते हैं और रूल कर सकते हैं बाय डिक्री, मतलब कि तानाशाही कर सकते हैं। तो जिसका वो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे थे और लोगों से उनका सपोर्ट छिन रहा था। अब हम देखें कि हिटलर पावर के राइज में कैसे आया, हिटलर को पावर कैसे मिली। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। हिटलर ऑस्ट्रिया में 1889 में पैदा हुए थे। ही अर्न मैनी मेडल्स फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको बहुत सारे मेडल्स मिले थे ब्रेवरी में। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। जर्मन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मेड हिम मोर फ्यूरियस। और इस ज़्यादा जो उनका डर था, गुस्सा था, उसको और ज़्यादा भड़काया किसने? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने, जिसमें जर्मन का बहुत ज़्यादा अपमान हुआ था। ही जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम्ड इट नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और उसको उसका लीडर बनने के बाद में उसको रीनेम कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस लेटर केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। और यही नेशनल सोशल जर्मन वर्कर्स पार्टी बाद में
जाकर नाजी पार्टी बनी। तो नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था उस टाइम पे ही नाजिज्म एक बड़ा मूवमेंट बन चुका था। नाजी प्रोपेगेंडा स्टिर्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो नाजी पार्टी के लोग क्या करते थे, लोगों में होप्स जगाते थे बेटर फ्यूचर के लिए। हिटलर वॉज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव स्पीकर। हिटलर एक पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर था। ही प्रॉमिस द पीपल अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेदर ऑल कुड गेट एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन वो डेवलप करेंगे जहाँ पर उन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। Next point is the destruction of democracy. Hitler achieved the highest position in the cabinet of ministers on 30 January 1933. तो मिनिस्टर्स की कैबिनेट में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो मिनिस्टर होता है, उसकी पोजीशन हिटलर को मिल गई थी ऑन 30 जनवरी 1933. हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब हिटलर चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूल जो चल रहा है उसके स्ट्रक्चर्स को वो ख़त्म कर दें, मतलब कि वो तानाशाही करना चाहते थे, डेमोक्रेटिक तरीके से लीड नहीं करना चाहते थे। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। जो पार्लियामेंट थी जर्मन की, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर एक फ़ायर डिक्री हुई थी। फ़ायर डिक्री मतलब कि उस पार्लियामेंट्री में, उस इंस्टीट्यूशन में आग लग गई थी ऑन 28 फरवरी 1933, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ का वो जल गया था। तो अब उसमें जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली, जितने भी सिविल राइट्स थे वो सारे जा चुके थे, और इसकी वजह से अब हिटलर को और भी ज़्यादा पावर में रूल करने का मौका मिल चुका था। कम्युनिस्ट वर हरीडली पैक्ड ऑफ टू न्यू स्टैब्लिश कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। और जो कम्युनिस्ट थे, जो कि हिटलर के यानी कि नाज़ी पार्टी के एनिमीज़ थे, अब वो नए अपने कैंप्स बना रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, और वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि अब हिटलर रूल करना चाह रहा था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर बैंड। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैन कर दी गई थी क्योंकि हिटलर रूल करना चाह रहा था। Special surveillance and security forces were created to control the people and rule with impunity. तो अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाए जा रहे थे ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए और उन पर रूल किया जाए। रिकंस्ट्रक्शन। The economist Hajalmehar Sketched was given the responsibility of economic recovery. This was to be done through a state-funded work creation program. तो हजालमेर स्कैक्ट, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि अब जो कुछ बिगड़ चुका है इकोनॉमिकली, जितना हमारा देश पीछे जा चुका है, तो इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी किया था, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स क्रिएट करके हमारे वर्क को और ज़्यादा फंड करें। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, रीऑक्यूपाइड द रेनलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। उन्होंने नेशंस की लीग को 1933 में उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। राइनलैंड को भी रीऑक्यूपाई कर लिया, जो कि जर्मनी से छीन लिया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, उसको भी रीऑक्यूपाई कर लिया, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला के एक देश बना दिया 1938 में अंडर द स्लोगन। और उनकी एक स्लोगन दी उन्होंने, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, यानी कि एक ही सारे लोग एक ही हैं, एक ही एम्पायर, यानी कि एक ही राजा रहेगा और एक ही लीडर रहेगा। He then took स्टूडेंट लैंड फ्रॉम साउथस्लोवास्किया। तो उन्होंने साउथस्लोवास्किया में से स्टूडेंट लैंड को भी ले लिया, ये भी प्लेस का नाम है। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। हिटलर को इंग्लैंड का भी सपोर्ट था। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, ही चोज वॉर एज अ वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस के होते हुए भी हिटलर ने वॉर को चूज़ किया, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के बाद में अब हिटलर चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हो, ताकि उनकी जो एक्सटर्नल टेरिटरीज़ हैं वो भी एक्सटेंडेड करके वो अपना एरिया बढ़ा सकें जर्मन का। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। अब उन लोगों को वॉर के तरीके से, वॉर के बहाने से टेरिटरीज़ का एक्सपेंशन करना था, अपनी जो जर्मन की जितनी टेरिटरीज़ थी उसको बढ़ाना था, दूसरे देशों को भी अपनी कंट्री में इन्वॉल्व करना था। तो सितंबर 1940 में जनवरी ने पोलैंड
पर कब्ज़ा कर लिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में जर्मनी का वॉर हुआ। द यूएसए रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन वॉर, यूएसए वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाह रहा था। उन्होंने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे हेल्प भी किया था, बट व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बम्बार्डेड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वॉर। लेकिन जब जापान ने हिटलर का सपोर्ट दिया और पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, तब यूएसए ने वॉर में इंटर किया। द वॉर एंडेड इन 1945 विथ हिटलर्स डिफीट इन द यूएस बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। वॉर ख़त्म हुआ 1945 में हिटलर की हार के साथ, और वहीं पर 1945 में ही जापान में हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग हुई थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड टू इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ दिस chapter. Rest of all we will study in the next video. So keep studying, make notes and do these exercises.